अटैक और ऑपरेशन सिंदूर, हर भारतीय इन दो घटनाओं के बीच क्या महसूस करता रहा पिछले दिनों, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक घटना ने दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले तो दूसरी ने दिल के उन जख्मों पर जैसे कुछ हद तक मरहम का काम किया। इसी बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई और जैसे ही ये हुआ, अचानक से सोशल मीडिया हैंडल्स या सभी मीडिया चैनल्स पर इंदिरा गांधी वायरल होने लगी। अब ऐसा क्यों था ये तो आप जाने, लेकिन आखिर ये आयरन लेडी कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कैसे मारी गई, ये आज आपको हम बताएंगे आज की क्राइम की कहानी में। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। इंदिरा गांधी के अंत की दोस्तों, ये पूरी बात आज आपको समझ आ जाएगी। इंदिरा गांधी सफदरजंग रोड पर रहती थी। उनका मतलब प्रधानमंत्री का कार्यालय एक अकबर रोड पर हुआ करता था। वैसे तो ये दो प्लॉट्स थे, लेकिन घर से कार्यालय तक जाने में बहुत ज्यादा फर्जी तामझाम न करना पड़े, घोड़ा गाड़ी, सिक्योरिटीज, न जाने क्या क्या न लगाना पड़े, ये सारा कुछ, इसके लिए एक अशोका रोड वाले प्लॉट और एक सफदरगंज वाले प्लॉट यानी कि प्रधानमंत्री निवास को भीतर से ही बाउंड्री तोड़कर आपस में जोड़ दिया गया था। इंदिरा गांधी पैदल ही अंदर अपने घर यानी एक 70 रोड से एक अकबर रोड वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में आया जाया करती थी और यही वो करीब 100 मीटर से भी कम का रास्ता था जो इंदिरा गांधी का आखिरी रास्ता बन गया था। आखिर कैसे दफ्तर और घर के बीच में इंदिरा गांधी के साथ लंदन तक घूम करके आने वाले 6 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी, आज इसी को जानेंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अपनी मृत्यु का आभास पहले हो जाता है। इंदिरा गांधी उन बहुत कम लोगों में से एक थी। इंदिरा गांधी को यह मालूम था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। जी हाँ, वो देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनको ये आभास था, ये मालूम था कि किसी भी वक्त किसी भी तरीके से उनको मौत के घाट उतारा जा सकता है। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर कहा करती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक मेरी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों, उनकी ये बात सच भी हुई और इसीलिए अपनी मौत से एक दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर 1984 को उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक रैली में खुलेआम अपनी मौत का जिक्र कर दिया। तब साधन संसाधन इतने भी नहीं थे, इतना पैसा ही नहीं था कि इंदिरा गांधी मोदी की तरह करोड़ों का जहाज अपने लिए खरीद पाती। उनको मालूम था उनको रहना तो अपने लोगों के बीच ही है, इसलिए इंदिरा गांधी ने खुलेआम ये कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर, मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। केवल इस गौरव और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही की जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून का कतरा भारत को जीवित करेगा। यह बात इंदिरा गांधी की स्पीच का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने यह बात कह डाली। इसके 24 घंटे के बाद यानी 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को यह खबर आ जाती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश में सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस सन्नाटे के पहले 5 घंटे आखिर कैसे बीते, आज आपको उन 5 घंटों के बारे में बताएंगे। तो बात आज से 38 साल कुछ और पुरानी, जब पंजाब को पाकिस्तान की तरह खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने की मांग चल रही थी। इसका नेतृत्व जर्नैल सिंह भिंडरावाले कर रहे थे। इसका इंदिरा गांधी को पता चल गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि अब देश का बंटवारा दोबारा नहीं हो सकता। जब मैंने बांग्लादेश के पाकिस्तानियों को उखाड़ फेंका तो पंजाब को खालिस्तान कैसे बनने दूंगी। पता किया गया कि कहाँ है आतंकी भिंडरावाला, उसे खोजा जाए और खोज करके उसे खत्म कर दिया जाए। पता भी चल गया कि भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर में छिपकर बैठा है। 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। भिंडरावाला सहित कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्से को नुकसान हो गया, जिसकी वजह से सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा गांधी से बहुत नाराज हो गया। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खुफिया एजेंसीज को इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के कई इनपुट्स मिलने लगे और इसी के चलते रॉ के पूर्व चीफ RN काव को इंदिरा गांधी का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया और इसके ठीक बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख को हटा करके दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। दोस्तों, ये शंका पहले से हो रही थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख गार्ड उनको मार सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के ममत्व ने उनको मौत के एक पायदान और करीब लाकर खड़ा कर दिया।
इंदिरा गांधी को यह बात पता चली कि उनके सिख गार्डों को शक के आधार पर उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। उन्होंने इसका विरोध किया। इंदिरा गांधी को लगता था कि उन्होंने तो देश को टूटने से बचाया है, अपने देश के नागरिकों से, और खास तौर पर अपने लोगों से उनको क्या खतरा हो सकता है। इंदिरा ने अपने सिख गार्ड्स को बहाल करने के आदेश दे दिए, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह थी। न गर्मी न सर्दी, अच्छा सा मौसम था, सुहाना सा। एक सफदरजंग रोड पर बने प्रधानमंत्री कार्यालय में खूब सारे पेड़ थे, घास का मैदान था, चिड़ियाएं चहचहा रही थी, अच्छी सी धूप खिली थी। आज का दिन इंदिरा गांधी के लिए काफी बिजी दिन था। इंदिरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक विदेशी जो एक्टर है पीटर उत्सनोव, एक अशोका रोड वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका इंतजार कर रहे थे। आज की दोपहर में इंदिरा गांधी जी को पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलन के साथ मुलाकात भी थी। उसके बाद राजकुमारी यानी के साथ उनके डिनर का प्रोग्राम था। इंदिरा गांधी ने भगवा रंग की साड़ी पहनी, मेकअप किया और ठीक सुबह 9 बजे अपने घर से पैदल ही अपने कार्यालय के लिए निकल पड़ी। इंदिरा गांधी के साथ छाता लेकर के कांस्टेबल नारायण सिंह चल रहे थे। जस्ट पीछे उनके पीए आर.के. धवन और एक सहयोगी भी थे। आज डॉक्यूमेंट्री के लिए इंदिरा गांधी की बाइट होने वाली थी, इसलिए वो बहुत तैयारी करके जा रही थी। इंदिरा गांधी की जान को पहले से खतरा था, इसलिए उनको एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्हें बाइट देनी थी, इसलिए उन्होंने आज वो जैकेट नहीं पहनी। लगभग 50 से 60 मीटर चलने के बाद एक अकबर रोड का भीतर वाला वो गेट आ गया, जो इंदिरा गांधी के घर वाले प्लॉट को दफ्तर से जोड़ता था। इंदिरा गांधी ने अपने पीए धवन से कहा कि आज बेअंत सिंह ने उनको पहले से ही नमस्ते नहीं कहा। वैसे तो वो दूर से ही सलामी ठोकता था। बेअंत इंदिरा गांधी का इतना करीबी था कि वो 9 साल से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था और कुछ दिन पहले ही इंदिरा गांधी के साथ लंदन गया था। इंदिरा ने खुद बेअंत सिंह को नमस्ते कहा और नमस्ते कहते ही सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी के पेट में गोली मार दी। बेअंत सिंह के पास पिस्टल थी और बगल में खड़े सतवंत सिंह के पास टैंकर। इंदिरा गांधी के पेट में गोली लगने के बाद इंदिरा गांधी बोली, बेअंत ये क्या कर रहे हो? पहली गोली के बाद 1 सेकंड का सन्नाटा रहा। उसके बाद बेअंत ने 4 और गोलियां इंदिरा गांधी के पेट में मार दी। बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो सतवंत। सतवंत मशीन गन की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। बेअंत सिंह की दूसरी तरफ खड़ा सिख 22 साल का सतवंत अपने स्टैंड गन से सारी की सारी गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इंदिरा गांधी के पीए धवन स्टैचू बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ सेकंड का सन्नाटा वहां पसरा रहता है और 20 सेकंड के बाद, क्योंकि गेट बीच में था, इंदिरा गांधी के घर और दफ्तर के बीच में उनको कोई खतरा नहीं था, इसलिए वहां कोई सुरक्षा कर्मी भी नहीं हुआ करता था। दूसरे सुरक्षा कर्मी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जब तक भागते हुए आए, तब तक बेअंत और सतवंत ने अपनी बंदूक के नीचे गिरा दी और बेअंत ने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब आपको जो करना है वो करिए। अब तक आईटीबीपी के जवान आ चुके थे। उन्होंने बेअंत और सतवंत को अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान रहस्यमयी तरीके से बेअंत सिंह को गोली मार दी गई और उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। क्योंकि अभी इंदिरा गांधी को कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में रहने वाली एम्बुलेंस का ड्राइवर बिल्कुल रिलैक्स था। वो चाय पीने चला गया। एम्बुलेंस ड्राइवर को बहुत खोजा गया, लेकिन वो मिला नहीं। पी धवन अपनी एम्बेसडर कार लेकर के आ जाते हैं। धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट इंदिरा गांधी को एम्बेसडर की पिछली सीट पर लेटाते हैं। अब गोलियों की आवाज घर में मौजूद सोनिया गांधी के कानों में पड़ती है। 1984 में 24 अक्टूबर को ही दिवाली गुजरी थी। अब सोनिया गांधी को लगा कि कोई बचे हुए दिवाली के पटाखे जला रहा होगा, लेकिन जब शोर हुआ तो सोनिया गांधी का शक गहरा गया। वो घर से भागते हुए बाहर निकली। सोनिया गांधी दौड़ते हुए आती हैं और चिल्लाती हैं, मम्मी मम्मी, भगवान मम्मी। एम्बेसडर कार में सोनिया गांधी के साथ इंदिरा गांधी का पीए धवन और एक सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट बैठ जाते हैं। सोनिया गांधी के पीछे की सीट पर बैठ जाती हैं और बड़े प्यार से इंदिरा गांधी के सर को उठाकर अपनी गोद में रख लेती हैं। इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है। सुबह 9 से 9:30 के बीच का समय था। दिल्ली के ज्यादातर दफ्तर खुलने का समय था। सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक था। एम्स था तो 45 किलोमीटर दूर ही, लेकिन पहुंचने में समय लग रहा था क्योंकि जाम बहुत ज्यादा था। एक एक सेकंड एक एक घंटे के बराबर कट रहा था। इंदिरा गांधी के शरीर से खून लगातार बहता जा रहा था, जिससे सोनिया गांधी का गाउन खून से भीग चुका था। कार 9:30 बजे के आसपास वहां पहुंच जाती है। एम्स में ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टर्स ने जब इंदिरा गांधी को देखा तो उनके पसीने छूट गए। तुरंत
सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया गया। गुलेरिया, MS कपूर और S बालाराम जैसे टॉप सर्जन्स और डॉक्टर्स मिनटों में वहां पहुंच जाते हैं। का तुरंत ही ऑपरेशन किया जाता है। इंदिरा गांधी के दिल में मामूली हरकत हो रही थी, उनकी नाड़ी में कोई धड़कन नहीं थी, बहता हुआ खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर्स ने तुरंत खून रोकने के लिए बहुत कोशिशें की। सर्जन ने उनके चेस्ट और पेट का ऑपरेशन भी किया। इस दौरान लोगों से खून देने की अपील भी की गई। उसके बाद तो एम्स के बाहर खून देने वालों की भारी भीड़ उमड़ गई। 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में 12 के करीब छेद हो गए थे। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से पूरी तरह से टूट गई थी। सिर्फ उनका दिल थोड़ा सही सलामत था। उनके शरीर पर गोलियों के 30 निशान थे और 31 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाली गई। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। राजीव गांधी को इसकी जानकारी BBC रेडियो से मिली। इसके बाद दोपहर 2-2:30 बजे के करीब औपचारिक रूप से इंदिरा गांधी की मौत की घोषणा हो गई। संवैधानिक तौर पर जब एक प्रधानमंत्री की किसी वजह से कार्यालय में मौत हो जाती है तो दूसरे को तुरंत शपथ लेनी पड़ती है, नहीं तो सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो को राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से कुछ मिनट पहले ही घोषणा करने की इजाजत दी गई थी। एम्स में उस वक्त हजारों लोग जुट गए थे। धीरे धीरे ये खबर भी फैल गई कि इंदिरा गांधी को 2 सिख लोगों ने गोली मार दी है। इससे माहौल बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की कार पर पथराव हो गया। शाम को अस्पताल से लौटते हुए लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे करके दिल्ली सिख दंगों की आग में झुलस गई। रात होते होते दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। दोस्तों, कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था, इंदिरा गांधी का बड़ा वफादार था, लेकिन उसके बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। वो अक्सर दिल्ली के मोती बाग वाले गुरुद्वारे जाने लगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल केहर सिंह से होती थी। एक दिन बेअंत सिंह गुरुद्वारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होने पर अचानक भावुक होकर रोने लगा। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला लो। इसी दिन बेअंत सिंह के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आ गया। इसके बाद बेअंत सिंह खालिस्तानी आतंकियों से मिलने लगा। इस दौरान उसने इंदिरा गांधी की हत्या का प्लान भी बनाया। पुलिस पूछताछ में सतवंत सिंह ने यह भी बताया कि 17 अक्टूबर 1984 को बेअंत सिंह ने इस बारे में उसे बताया था। पहले ये लोग इंदिरा गांधी के घर में बम फेंकने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी के घर में उनकी लोकेशन का सही पता नहीं मिल पाने के कारण यह प्लान फेल हो गया। दोस्तों, इंदिरा गांधी की विरोधी तक उसे आयरन लेडी कहकर बुलाते थे। आजाद भारत में इंदिरा गांधी जैसी मजबूत महिला आज तक नहीं हुई, जिसने कभी डरना न सीखा हो, जिसने बड़े बड़े मठाधीश के मुंह से सत्ता छीन ली हो। कभी महिला होना उसकी कमजोरी नहीं रहा। कई लोगों ने उनको गूंगी गुड़िया तक कहा, लेकिन इंदिरा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। चलते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।